लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी सल्फर डाइऑक्साइड की, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे पंजेंट स्मेलिंग है, सफोकेटिंग है, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एसिडिक बिहेवियर का मतलब ये है कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो रिएक्शन करने पर H2SO3 फॉर्मेशन हो जाती है। हम कह सकते हैं कि H2SO3 का एनहाइड्राइड है सल्फर डाइऑक्साइड। ये बात आपको डिस्कस कर दी थी, डिटेल से बताई थी। लाइम वाटर में जब हम इसे पास करते हैं, लाइम वाटर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, हमने लाइम वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड पास किया गैसियस, तो ये मिल्की हो जाता है। फिर एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पास करने पर, करते ही रहे हम, करते ही रहे पास, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही रिएक्शन है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कर देता है सोल्यूशन को। ऐसे ही जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर में, तब ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है क्योंकि सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो ये तरीका था। सेम रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सल्फर डाइऑक्साइड का। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं आगे के रिएक्शन, जो नंबर 4 वाला रिएक्शन है, ये डिस्कस कर रहा हूं कि क्या रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड कुछ ऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है। कुछ एक टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जिनसे ये सल्फर डाइऑक्साइड आसानी से रिएक्शन करता है, जैसे लेड ऑक्साइड। तो नंबर 4 है रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में, नंबर 4 रिएक्शन विद लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड होता है PbO2। PbO2 से जब ये रिएक्शन करता है सल्फर डाइऑक्साइड तो PbSO4 बन जाता है। ये 2 और 2 4 ऑक्सीजन आ गए। PbSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते, ये होता है व्हाइट। PbSO4 लेड सल्फेट व्हाइट होता है। लेड ऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 प्रोड्यूस कर देता है, लेड सल्फेट बना देता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। यहां भाई कितना हो गया सल्फर का, +6। लेड यहां कितना है, 4 पॉजिटिव। यहां पर लेड कितना है, 2 पॉजिटिव। SO4 2 नेगेटिव होता है ना, तो यहां 2 पॉजिटिव हो गए। किसने दिए इलेक्ट्रॉन, SO2 ने। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन SO2 इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्या बात पता चली कि ये रिडक्शन कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है ये। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है किसी से, दे भी सकता है। भाई ये वाला रिएक्शन जो हमने किया, इसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिए, +4 से +6 में पहुंच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे करके पहुंचा ना, तो रिड्यूसिंग बोल दिया मैंने इसको। अब ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है। तो अब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं, जो भी नंबर होगा, मेरे ख्याल से 5वां नंबर है ये, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, लेगा इलेक्ट्रॉन, लोअर में आएगा 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में, 1 पॉजिटिव में, 0 में, -1 में, -2 में जब आ जाएगा तब ये ऑक्सीडाइजिंग होगा नेचर। क्या बात पता चली, बात ये पता चली
कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। +4 ऑक्सीडेशन नंबर में जब इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तब रिड्यूसिंग होगा, तब +6 में पहुंच जाएगा। और +4 से जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो लोअर में आ जाएगा, तब ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होगा। क्या बात पता चली सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में? इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कब ऑक्सीडाइजिंग है? जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन यहां दिए, ये वाला एग्जाम्पल कैसा था? जिसमें ये रिड्यूसिंग था। अब हम ऑक्सीडाइजिंग वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं। ए पार्ट में बता रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1। ये H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में। कैसे? H2S सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और सल्फर बन जाएगा। -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दी, ले लिए इलेक्ट्रॉन, +4 में था, +4 से जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब लोअर में आ जाएगा, 0 में ही आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देकर 0 में आ जाएगा, साथ में बाय प्रोडक्ट H2O बन गया। In this reaction, sulfur dioxide is working as oxidizing. यहां इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 4 पॉजिटिव से 0 में आया। H2S ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। H2S is working as reducing agent. क्योंकि दिए इलेक्ट्रॉन, ये -2 से 0 में आया, ये +4 से 0 में आया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। इससे पहले वाले रिएक्शन में SO2 ने जब लेड ऑक्साइड से रिएक्शन किया था तो इलेक्ट्रॉन SO2 ने तब दिए थे, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट था। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए हमने ये लिखा इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बी पार्ट देखते हैं इसका। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? हमने क्या डिसाइड किया? इसको ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो सकता है। किसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। इट में ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हायर से लोअर में ये आएगा, लोअर से हायर में जाएगा, यहां बन जाएगा CO2, यहां बन जाएगा सल्फर। तो ऑक्सीडाइजिंग हुआ यहां कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरा रिएक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हमने इसको क्या बनाया, क्या माना? ऑक्सीडाइजिंग माना। ये SnCl2 को सी पार्ट में बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन वाला ही एग्जाम्पल है। SnCl2 को जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो ये 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4। भाई ये देखो ना कौन से ग्रुप का मेंबर है? 14 ग्रुप का मेंबर है। NH2 NP2, या तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फिर 4 होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी पढ़ा है आपने, रट के थोड़ी ना काम चलता है। तो मजबूरी होती है बोलना, जब ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं होता तो फिर बोलना ही पड़ता है कि याद करना पड़ेगा। चीजें लिंक्ड होंगी। SN कौन सा ग्रुप का मेंबर है? कार्बन ग्रुप का मेंबर है। NH2 NP2, तो 2 and 2 ऑक्सीडेशन नंबर यही आनी चाहिए इनकी। ऑक्सीडेशन नंबर हमने इनकी डिसाइड कर ली। वेल, जब हमने 2 पॉजिटिव से SO2 को रिएक्शन कराया तो 4 पॉजिटिव बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया। किसने किया? SO2 ने। SO2 क्या कहलाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और साथ में क्या बनेगा, ये +4 है, +4 से ये लोअर में आ जाएगा, 0 सल्फर बन जाता है। साथ में यहां हम H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ये वैसे तो हो गया, यहां तक भी लिख सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो बाय प्रोडक्ट इसमें वाटर भी बनता है, H2O, ये वाले H, ये वाले ऑक्सीजन, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की भी एज बाय प्रोडक्ट। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर वाले हैं। डी पार्ट हम देखते हैं, Hg2Cl2 को कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ये SO2 HgCl2 में, Hg2Cl2 को कैसे करेगा कन्वर्ट, ये 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर ये 2 पॉजिटिव है। ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर से हायर में पहुंचना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कौन कारण बना ऑक्सीडेशन का, SO2, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए ये इसने गेन कर लिए, ये +4 से लोअर में आ जाएगा, लोअर है इसका सल्फर S, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन भी हम एसिड की प्रेजेंस में ही करते हैं, HCl की प्रेजेंस में, तो बाय प्रोडक्ट हमें वाटर भी लिखना। तो मर्क्यूरस क्लोराइड को मर्क्यूरिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। कितने हुए ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, H2S को सल्फर में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में, मर्क्यूरस क्लोराइड को मर्क्यूरिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। ये हैं सब इसके बिहेवियर जो कि ऑक्सीडाइजिंग हैं। कब ऑक्सीडाइजिंग होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा। कब रिड्यूसिंग होगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा। ये अभी किया थोड़ी देर पहले एग्जांपल हमने, डोनेट करने वाला एग्जांपल, लेड सल्फेट वाला एग्जांपल। तो ये रिड्यूसिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है। बड़े इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें ये रिड्यूसिंग बिहेवियर की तरह से एक्ट करता है, वो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं। सल्फर डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो जो बता दिए वो तो बता ही दिए, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, वो हैं ये जो 2 मैं लिखूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है। किसको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, KMnO4, K2Cr2O7, और ये रिएक्शन करेगा वाटर की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में। दोनों पार्ट में लिख रहा हूं, ए पार्ट है रिड्यूसिंग एजेंट के, मैं फालतू लिखाता ही नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएगा सिर्फ वो लिखा रहा हूं। ए पार्ट, इट कैन ऑक्सीडाइज, इट कैन रिड्यूस K2Cr2O7 in acidic medium to give green Cr3 पॉजिटिव कंपाउंड। ये ग्रीन कलर का होता है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। जब कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, भाई मान लो एक एलिमेंट है ए, ये एलिमेंट की एक ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 पॉजिटिव, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो -1 वाला तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, हायर वाला तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना।
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 पॉजिटिव है। इसका क्या इरादा है कि ये इलेक्ट्रॉन ले, कौन देगा इसको? सल्फर डाइऑक्साइड देगा। इसीलिए तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग होगा। किसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में +1 में आपने पढ़ी हुई है। तो एसिडिक मीडियम में ये सारा काम होता है। K2Cr2O7, K2Cr2O7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग हो, अकेला हो नहीं सकता ऑक्सीडाइजिंग, कोई रिड्यूसिंग होगा इसके साथ, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा आपको साथ में मीडियम, क्योंकि एसिडिक रखना चाहिए हमें। तो ये है रिड्यूसिंग, ये नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले से ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये 4 पॉजिटिव में है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड देगा इसको। 6 पॉजिटिव से ऑरेंज से 3 पॉजिटिव यानी ग्रीन में पहुंच जाएगा। क्या मिला मुझे प्रोडक्ट? यहां बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मिला K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस, मतलब क्रोमियम इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में आना रिडक्शन है, उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बना। बार बार कलर की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट होगी तो ही कर रहा हूं। प्लस साथ में वाटर मिल गया हमें, एक बाय प्रोडक्ट। कलर चेंज हो जाता है इस रिएक्शन में। अच्छा, अल्कोहल याद करो, जब हम अल्कोहल को K2Cr2O7 से रिएक्शन करते थे तो प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते थे, उस रिएक्शन में भी कलर चेंज होगा। अब वहां कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? K2Cr2O7। रिड्यूसिंग एजेंट उस केस में कौन था? अल्कोहल। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर खुद कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में या कीटोन में। यहां सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, किसमें कन्वर्ट हुआ? सर यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का 4 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। ये तो था ही 6 पॉजिटिव। ये वाले सल्फेट तो सल्फेट रहेंगे, ये वाला सल्फर डाइऑक्साइड भी सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन एक ऐसा है SO2 से SO4 में कन्वर्ट होना, कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज किसने किया ऑक्सीडेशन? K2Cr2O7। Cr6 पॉजिटिव का Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना रिडक्शन है, किसने किया? ये सल्फर डाइऑक्साइड ने किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना इसको। आ सकता है सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। और देखो, एक और रिएक्शन है, बी पार्ट हम इसका करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एक और तरह से हो सकता है। इट कैन रिड्यूस इट मतलब सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिड्यूस KMnO4 किसमें? 2Mn2 पॉजिटिव। इस बात को मैं और कैसे लिख सकता हूं? KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू SO4 2 नेगेटिव। या तो KMnO4 वाली साइड से देख लो या सल्फर डाइऑक्साइड वाली साइड से देख लो। कभी जब आप सेकंड टर्म में KMnO4 के रिएक्शन पढ़ोगे, फिर ये इंपॉर्टेंट बन के आएगा रिएक्शन, तब KMnO4 की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। फिलहाल सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी। एक्वस मीडियम में वाटर की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ? हम H2OSO2 भी लिख सकते हैं, या H2SO3 भी दिया हो सकता है, आपको ध्यान रखना।
क्योंकि ये दोनों आपस में मिल करके ये बना लेंगे। H2SO3 का भी सेम रिएक्शन ही है, अलग थोड़ी होगा। प्लस KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो खत्म हो गई इसकी, अब तो लेगा ये इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है? वो होता है नेचर में ऑक्सीडाइजिंग। कहां से मिलेंगे इसे इलेक्ट्रॉन? सल्फर बैठा है तैयार इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इसे, ये रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग। क्या बना प्रोडक्ट? K2SO4 बन गया। क्या बना प्रोडक्ट? MnSO4 बन गया। साथ में H2SO4 बन गया। ये है मेन बात। असली बात क्या है? ये Mn7 पॉजिटिव, ये Mn2 पॉजिटिव। 7 से 2 में आना रिडक्शन है। कौन जिम्मेदार है इसका? SO2। 4 पॉजिटिव से 6 पॉजिटिव में आना ऑक्सीडेशन है। किसने किया? KMnO4। एक गिवर, एक रिसीवर, इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। रिडॉक्स रिएक्शन है। इन रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन तो बोलोगे ही बोलोगे। वेल, ये कौन सा रिएक्शन लिखाया मैंने? ये रिएक्शन लिखाया आपको KMnO4 का SO2 से, K2Cr2 का SO2 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। और जो हैं तो आने को तो आ ही सकते हैं, ये दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो आ ही सकते हैं। एक और है तीसरा रिएक्शन जो रिडक्शन है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं SO2 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसका ए पार्ट पढ़ लिया, उसका बी पार्ट पढ़ लिया, उसका सी पार्ट अब हम पढ़ने वाले। ये KiO3 को, सॉल्ट है ये एक, कन्वर्ट कर देता है I2 में। आयोडीन मतलब कितना पॉजिटिव है ये है 5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये कितना है? ये है 0। 5 पॉजिटिव से 0 में आना, ये है रिडक्शन। प्रोसेस इज रिडक्शन। कौन कर रहा है ये रिडक्शन? सल्फर डाइऑक्साइड कर रहा है। तो एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब H2SO3, मैं बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूं, H2SO3 मतलब H2O प्लस SO2। ऐसा कुछ आ गया फिलअप वगैरह में या क्रॉस मैचिंग में तो ध्यान रखना इसका। H2SO3 जब ये रिएक्शन करेगा किससे? KiO3 के साथ, तो आयोडीन बन जाएगा। आयोडीन लिबरेट कर जाता है यहाँ, प्लस K2SO4 बन जाता है, प्लस H2SO4। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट किया है इसने। डी पार्ट में जो सल्फर डाइऑक्साइड है एक्वस मतलब SO2 प्लस H2O, आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? H2SO3। जब ये फेरिक सॉल्ट को 3 पॉजिटिव को रिएक्शन करता है, क्या सॉल्ट लूं मैं? चाहे तो Cl3 ले लो, चाहे सल्फेट ले लो। फेरिक सल्फेट अगर मैं देता हूं तो Fe2SO4 थ्राइस। किसमें कन्वर्ट करेगा? आयरन सल्फेट में। आयरन सल्फेट कौन सा? फेरस सल्फेट FeSO4। 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में आना, रिडक्शन किसने किया? SO2 में। साथ में क्या बना? H2SO4। आ सकता तो ये भी है वेल, लेकिन शुरू के ए एंड बी जो बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इसका अलग रिएक्शन है। ये ऑक्सीडाइजिंग अलग बताया मैंने, रिड्यूसिंग अलग बताया। अब ये एक नई प्रॉपर्टी है अलग, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ
यहां से भी क्वेश्चन निकलता है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये कलर को गायब कर देता है। कलर गायब कर देने के कारण ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है, और ये ब्लीचिंग एजेंट होता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। और ये ब्लीचिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि ये नेचर में रिड्यूसिंग होता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, आप सो कॉल्ड बोल सकते। तो मैं ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यहां से एक क्वेश्चन चुपचाप छुपा बैठा है इन लाइनों के बीच में, वो कभी भी निकल के बाहर आ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, बल्कि क्या लिखना चाहिए, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज bleaching agent because it is reducing in nature. It can provide nascent hydrogen to be a reducing agent. क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन करेगा, आप जानते हो H2SO3 बनेगा। H2SO3 डिकम्पोज होता है वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्ट है क्योंकि ये, तो बन जाता है H2SO4। गलत लिख दिया मैंने, H2SO3 करेगा रिएक्शन, H2SO4 साथ में ये हाइड्रोजन बना, नॉट H2, H ऐसे लिखते हैं, इसे एक्टिव होता है ये एटॉमिक हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये कलर्ड मटेरियल से इंटरेक्ट करता है। कोई कलर्ड मटेरियल है, ये जो हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन, इस कलर्ड मटेरियल को मिल करके के साथ कंबाइन होकर इसको कलरलेस कर देता। ये होता है ओवरऑल प्रोसेस जिसकी वजह से ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। अच्छा, ये दोबारा से रिवर्स भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन लूज करके वापस कलर्ड मटेरियल बना सकता है, -H लूज करके। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, अच्छा -H करने का क्या मतलब, ये तो रिडक्शन प्रोसेस है फॉरवर्ड। जब इसने H गेन किया तो ये तो रिडक्शन हुआ। H लूज करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एयर से अगर हम एक्सपोज कर देते हैं, हमने कोई मटेरियल लिया उसको H2SO3 के साथ कंबाइन कर दिया, H2SO3 से कंबाइन करने पर वो कलरलेस हो गया, ब्लीच हो गया। थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिर ऑक्सीडेशन करके वापस उसे कलर्ड कर देती है। तब हम इस बात को किस तरह से बोलते हैं, फिर एक क्वेश्चन छुपा है इस वाले स्टेटमेंट में, इस बात को हम कैसे बोलते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन है वो रिवर्सिबल है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज रिवर्सिबल। कैसे,
कलर्ड मटेरियल से कलरलेस, कलरलेस से एयर से एक्सपोज करने पर फिर वापस कलर्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिवर्सिबल कह सकते हो, और एक और वर्ड यूज होता है, या टेम्परेरी कह सकते हो। इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है। क्यों, अगर पूछ लें कभी, तो आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कलर्ड मटेरियल है वो कलरलेस मटेरियल रिडक्शन के बाद बना देता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एयर से, O2 से, एटमॉस्फेरिक एयर से, ऑक्सीजन से ये वापस ऑक्सीडाइज होकर कलर्ड मटेरियल बना लेगा। इसलिए हम इस ब्लीचिंग को टेम्परेरी ब्लीचिंग बोलते हैं। परमानेंट ब्लीचिंग नहीं करता ये। टेम्परेरी परमानेंट ब्लीचिंग में आपको अंतर नजर आ जाना चाहिए। वेल, अब हम इन रिएक्शंस को और आगे प्रोसीड करते हुए हम अगर सोचते हैं, या जस्ट अगर हम सल्फर की बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, क्या क्या डिस्कस किया है हमने? सल्फर डाइऑक्साइड का लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर किया था, कंपैरिजन किया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली 3 हैं। एक जिसमें ये रिड्यूसिंग होता है नेचर में, एक जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होता है, एंड एक केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि हम इसके ब्लीचिंग एक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से रिएक्शन वाले पार्ट के लिए ये एक बहुत ब्राइट एरिया है। अगर कहीं से रिएक्शन आएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड काफी थोड़ा सा बड़ा इलेबोरेटिव करके एनसीईआरटी में गिवन है, सिलेबस में भी इलेबोरेटिव है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, उठ सकता है। यहां तक अगर किसी को कुछ लगता है, पूछना है, तो मेरे से पूछ लो आप। एलोट्रॉपी क्या चीज है? कोई एक एलिमेंट अलग अलग पैटर्न पे जुड़ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल जो आपने जैसे +1 में पढ़ा हुआ है, जैसे कार्बन है, आइसोटोप नहीं, कार्बन है, तो कार्बन की बात कर रहा हूं मैं 12 की, एटॉमिक नंबर 6। ये फिक्स रहना चाहिए। अगर 12 की जगह मैंने 14 कर दिया तो ये तो फिर आइसोटोप हो जाएगा। एलोट्रॉप अलग चीज है, आइसोटोप अलग चीज है। तो जब मैंने कार्बन 12 को इस तरह से जोड़ा, कार्बन कार्बन रिंग में जोड़ दिया, यानी मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका, फिर ये कार्बन कार्बन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, शीट स्ट्रक्चर बनता चला गया। एक एक इलेक्ट्रॉन जो ये बचे हुए हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह से ऐसे रह जाएंगे। एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, ये लेयर आपस में वेंडरवॉल से जुड़ी होती है, इनको हम ग्रेफाइट कहते हैं। दूसरा, सेम एलिमेंट अलग पैटर्न पे जुड़ा हो सकता है, टेट्राहेड्रली जुड़ा हो सकता है। यहां पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज थे, लेकिन जो डायमंड होता है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन है कार्बन 12 ही, एटॉमिक नंबर 6 ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बड़ी अलग होती है। ग्रेफाइट तो बड़ा सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि हाई टेम्परेचर पर जो मशीनरीज होती हैं उसमें तो लुब्रिकेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। मशीन को स्मूथली फंक्शन करने में इसका काम लिया जाता है। जबकि डायमंड आप जानते हो कितना हार्ड एक एलिमेंट है, दुनिया के सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट में से एक है ये। कंपाउंड तो इससे ज्यादा एलिमेंट है, कंपाउंड तो इससे ज्यादा हार्ड है, लेकिन एलिमेंट इससे ज्यादा कोई हार्ड नहीं। हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, कंपाउंड नहीं कह रहा हूं मैं, एलिमेंट। तो जैसे ये हमने एलोट्रॉप कार्बन के कर रखे थे, ऐसे ही एलोट्रॉप सल्फर के होते हैं। बहुत सारे एलोट्रॉप सल्फर के पाए जाते हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो एक है रोम्बिक सल्फर। इसको अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं, या अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। दूसरा है मोनोक्लिनिक,
सल्फर। बीटा सल्फर हम इसे नाम देते हैं। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, शॉर्ट में बोल दिया जाता है इन दोनों को। ये जो होता है हमारे पास रोम्बिक सल्फर, ये येलो है कलर में। एक एक करके मैं इनकी आपको मेन प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर मींस येलो है। येलो तो दूसरा भी होता है, लेकिन चलो ये येलो है तो। और बनता कैसे है? रोम्बिक सल्फर की प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब हम किसी सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में हीट करते हैं, लंबे टाइम तक कार्बन डाइसल्फाइड में हीट करते हैं, तब फॉर्मेशन होती है रोम्बिक सल्फर की। रोम्बिक सल्फर मतलब ये अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर is prepared by heating carbon disulfide plus सल्फर। कोई फॉर्म लेते हैं हम सल्फर की, अल्फा बनाना है तो अल्फा के अलावा ही लेंगे हम फॉर्म। मान लो बीटा फॉर्म ले ली, कार्बन डाइसल्फाइड के एनवायरनमेंट में इसको हम इवेपोरेट करते हैं, हीट करते रहते हैं और वेपर्स बनाते रहते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन करने पर जो वेपर्स हैं, वो वेपर्स जब जाकर के कोलाइड करेंगी किसे, लो टेम्परेचर वाले सरफेस से, तो वहां डिपॉजिट हो जाएंगी। तो डिपॉजिट हो जाता है सल्फर, कंडेंस हो जाता है, दैट मीन्स। तो ये जो बन जाता है यहां रोम्बिक सल्फर बनता है। रोम्बिक मीन्स अल्फा सल्फर। एक तरीका ये है रोम्बिक सल्फर बनाने का। जो ये हमारा रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर है, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये ज्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। इट इज more stable at room temperature. अल्फा सल्फर मतलब रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर की स्टेबिलिटी बाकी सब एलोट्रोपिक फॉर्म से ज्यादा। बस सिर्फ काम की बात लिख रहा हूं मैं, इसलिए आपको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। रूम टेम्परेचर पर अगर पूछ लिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर रोम्बिक फॉर्म इज मोर स्टेबल। एक बात ये हो गई। इसके बाद देखो, इसकी प्रॉपर्टी की बात अगर हम करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। रोम्बिक सल्फर is insoluble in water, but soluble in, कुछ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, up to some extent soluble in benzene।
अल्कोहल एंड ईथर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं ये। सॉल्युबल कितना? लिमिटेड सॉल्युबल। ऐसा नहीं कि खूब डिसॉल्व हो गया, जैसे पानी में चीनी घोलते चले जाओ, कितनी भी घोल लो, वाटर में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। कार्बन डाइसल्फाइड में हाईली हाईली सॉल्युबल है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये बात हो गई हमारी रोम्बिक सल्फर की, अल्फा सल्फर की, अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर की। जो हमारा दूसरा टाइप है सल्फर का, वो है मोनोक्लेनिक सल्फर। मतलब बीटा फॉर्म सल्फर की। जब हम रोम्बिक सल्फर को मेल्ट कर देते हैं और सडनली कूल कर देते हैं, तो मोनोक्लेनिक सल्फर बन जाता है। क्या तरीका है बनाने का? बीटा फॉर्म is prepared by melting rhombic means alpha form in a dish। एक ओपन डिश में हम इसे मेल्ट करते हैं, तो इस साथ के साथ थोड़ा सा यहां से हीट कम करेंगे तो ये कूल होना शुरू हो जाएगा। पहले मेल्ट कर दिया, कूल, तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, दैट मीन्स एंड कूलिंग। हीट करने पर सडनली कूल कर देते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ज्यादा टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट कर पाता है, लो टेम्परेचर पर ये वापस अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कूल करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल 0 डिग्री पे ले आए इसे। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर अब आप सोचो सल्फर कितने ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। मेल्ट होने पे मान लो ये 800 900 डिग्री पर ये मेल्ट हो रहा है, तो फिर हम टेम्परेचर कम करेंगे, करते 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 हमने लोअर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये सॉलिड बन जाएगा। रूम टेम्परेचर नहीं हुआ अभी भी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम बिल्कुल वापस इसे फिर दोबारा से रूम टेम्परेचर पर ले आए, तो फिर ये वापस रोम्बिक सल्फर में क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कौन एग्जिस्ट करता है? रोम्बिक। कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल इसे फ्रीजर में रख दिया, ध्यान रखना, सॉलिडिफाई किया, तो ये स्टेटमेंट अब काम का है। इट इज इट कैन एग्जिस्ट अबव 369 केल्विन। अच्छा खासा टेम्परेचर है ये, 90 डिग्री से ऊपर है। एंड will transform into rhombic sulfur below it। इस टेम्परेचर से नीचे रोम्बिक, इससे ऊपर, यानी मैं कैसे लिख सकता हूं? सल्फर सल्फर इंटर कन्वर्टेबल, टेम्परेचर अबव 369 केल्विन की बात हो रही है, डिग्री सेल्सियस की नहीं। बिलो कितना? 369 केल्विन।
कौन होगा 369 से नीचे? रोम्बिक, मतलब अल्फा। कौन होगा ये? बीटा, मतलब मोनोक्लिनिक। ये इक्वेशन याद कर लोगे तो स्टेटमेंट नहीं याद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस टेम्परेचर पर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर आपसे कहा जाए 369 टेम्परेचर का रखा है तो बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, और इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। हमने टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स कर दिया, रेगुलेट कर दिया। जैसे होता है ना फ्रीजर में कई बार बर्फ जमता है तो बिल्कुल वो ऐसा टेम्परेचर, कई बार आप निकालते हो ट्रे तो उसमें कुछ पानी होता है कुछ बर्फ होता है, वो हल्का सा बट टच करते हो तो वो एकदम से क्रैक हो जाता है। तो वो एक ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक ऐसा टेम्परेचर था जिस पर वाटर आइस में, आइस वाटर में इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल है। यही टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक या रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, तो आप कहोगे 369 केल्विन, ये टेम्परेचर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? बस 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, ये पूरा करा दूंगा। जो मोनोक्लिनिक होते हैं, रोम्बिक होते हैं, वो S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। S8 मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन का फर्क होता है इसमें बस। और इन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, क्रिस्टल पैकिंग अलग अलग होती है। रोम्बिक में क्रिस्टल पैकिंग अलग है, सॉलिड स्टेट याद करो, अलग अलग एग्जाम्पल लिखा लिखा करते थे हम। एक ही है एटम, वही है बिल्कुल उसका, एक किसी का क्रिस्टल पैकिंग अलग है, किसी की क्रिस्टल पैकिंग अलग है, कोई बीसीसी बना रहा है, कोई एफसीसी बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक एसिड हो गया तो दूसरा S6 हो गया तो तीसरा कोई और हो गया। S6 भी होता है, वो भी एक एलोट्रॉप ही है, लेकिन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दोनों के दोनों एसिड होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों में अलग अलग क्या होता है? पैकिंग अलग अलग होती है, क्रिस्टल पैकिंग अलग अलग होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। एक फॉर्म तो ये है, S8 है। S8 मतलब रोम्बिक भी मोनोक्लिनिक भी, दोनों इंपॉर्टेंट वाले जो एलोट्रॉप होते हैं वो S8 में ही आ जाते हैं। होते साइक्लिक हैं ये, एसिड जो होता है ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक कैसा होगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे सल्फर 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 सल्फर, ये कनेक्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8, क्राउन जैसा नजर आता है। क्राउन जानते होंगे आप लोग, क्वीन का होता है जैसे, ठीक उसी तरह से ये 8 सल्फर ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि देखने में क्राउन जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। किसी और पैटर्न, प्लेनर नहीं होता, किसी और पैटर्न पर नहीं होता। S8 रिंग है ये। किस किस का है ये? रोम्बिक का भी, मोनोक्लिनिक का भी। क्राउन ही होगा। क्या अंतर है? क्रिस्टल पैकिंग का फर्क है। क्रिस्टल पैकिंग दोनों की अलग अलग होती है। S6 स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। बाकी ये तो 8 तो ये बड़ा कॉमन है, S8 तो। इसके अलावा सल्फर 6 से लेकर के सल्फर 20 तक एग्जिस्ट करते हैं। और एक S6 स्ट्रक्चर भी होता है। S6 स्ट्रक्चर
जो एग्जिस्ट करता है वो चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। अगर हम कोई और एक फॉर्मेट लेते हैं सल्फर का, सल्फर 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 सल्फर, ऐसे नहीं होता ये कि 6 मेंबर्ड ऐसे बना देते हैं जैसे हम साइक्लोहेक्सेन का, कि यहाँ सल्फर सल्फर लिखती है। साइक्लोहेक्सेन भी ऐसा नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, स्ट्रेन कम रहता है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं चेयर स्ट्रक्चर। रोम्बिक मोनोक्लिनिक में से दोनों में से कोई सा नहीं है, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम सल्फर की किसी भी एलोट्रॉप को, कोई भी एलोट्रॉप लिया, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कर दें, मोर देन 1200 केल्विन, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो सल्फर सल्फर जैसे O2 होता है ऐसे S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2 कभी आपने बनाया होगा, मॉलिक्यूल बनाया होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम केमिकल बॉन्डिंग में जैसे बनाया। O2 के बारे में एक खास बात क्या है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, एक एटम के, दूसरे के तो 2 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, तो ये भी सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर की तरह से अनस्टेबल है, डेफिनेटली इतने हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर पा रहा है, रूम टेम्परेचर पर तो रहता ही नहीं है। तो O2 के बारे में जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। लाइक O2, S2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, बस O2 तो रूम टेम्परेचर पर होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर। जबकि सल्फर 1200 केल्विन से ऊपर, क्योंकि गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है, S2 फेज में एग्जिस्ट करता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक ये आपका सल्फर वाला पार्ट पूरा हो गया। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मैंने जितनी मुझे लगता था कि आ सकती थी एनसीईआरटी में बस इतनी दी हुई है, इससे ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा ही बता दी बल्कि मैंने। तो अभी आप इसको करना, अगली क्लास में करेंगे बाकी।